अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हमेशा की तरह आपके लिए ले आए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 24, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं ये जुनून हासिल है इश्क की एपिसोड 24 की तरफ। ज़ख़म दिखाए मुझे। फ़र्स्ट एड का सामान निकाल कर डैशबोर्ड पर रखता सुल्तान ज़ोया की जानिब मुतवज्जा हुआ। ज़्यादा गहरा ज़ख़म नहीं है रोहान, मैं घर जाकर कुछ लगा लूँगी। ज़ोया कदरे झिझक कर पीछे हटी। चेहरा मेरी तरफ करें ज़ोया। सुल्तान की संजीदगी भरे क़तई अंदाज पर ज़ोया लब काटती रुख उसकी जानिब कर गई। बिना कुछ कहे खामोशी से वो उसके ज़ख़म का जायज़ा लेता डैशबोर्ड पर रखे सामान की जानिब मुतवज्जा हुआ। एक बात पूछूं तुमसे? ज़ोया ने हिचकिचाते हुए उसे मुखातिब किया, जो पानी की बोतल थामता हाथ गाड़ी की खिड़की से बाहर निकाले कॉटन को पानी से भिगो रहा था। मुझसे कुछ भी पूछने या कहने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तान का लहजा अब भी संजीदगी से पुर था। ये लोग कौन थे? तुमसे क्यों लज रहे थे? और सुल्तान कौन है? तुम्हें सुल्तान कहकर क्यों मुखातिब कर रहे थे वो? ज़ोया ने कब से दिल में दबे सवाल को ज़बान दी। सुल्तान ने हाथ वापस अंदर करते हुए उसकी जानिब देखा, जो निगाहों में उलझन लिए उसे तक रही थी। मैं नहीं जानता कौन थे वो। शायद किसी और की गलत फहमी में मुझसे उलझने की गलती कर गए। वो उसे टालने की कोशिश करता अब उसकी पेशानी पर बने ज़ख़म को साफ़ करने लगा था, जहाँ खून जम चुका था। तुम उन्हें जानते तक नहीं हो, फिर भी इतना बुरा हशर किया उनका। जिस तरह तुम उन्हें पीट रहे थे, मुझे लगा कोई पुरानी दुश्मनी है शायद। ज़ोया के लहजे में हैरत का अंसर था। सुल्तान ने एक पल के लिए हाथ रोक कर उसकी आंखों में झांका। उन्होंने आप पर घटिया कमेंट्स पास किए, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या एक ये वजह काफ़ी नहीं है उन्हें इस हालत तक पहुंचाने के लिए? बल्कि इससे बदतर हालत होती उनकी अगर आप बर वक्त ना पहुँचती तो। उन लोगों का जिक्र करते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक बार फिर सख्ती छाई थी। ज़ोया लाजवाब सी होकर रह गई। मैं तुम्हें बहुत नरम मिजाज का समझती थी, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मैं शॉक्ड हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा होगा। वो फर्स्ट एड बॉक्स में से कुछ तलाश कर रहा था जब ज़ोया की मध्यम सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सुल्तान गहरी सांस भरकर रह गया। गुस्सा हर किसी में होता है ज़ोया, खुसूसन मर्दों में, और जब खिलाफ सरश्त कोई बात हो तो गुस्सा आना फितरी अमल है। उसने नरम अंदाज में कहते हुए सनी प्लास्ट उसके ज़ख्म पर लगाया। मतलब कल को मुझसे कुछ ऐसा हो जाए जो तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो तुम मुझ पर भी यूं ही गुस्सा करोगे? ज़ोया के लहजे में जाने क्या था जिसने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। फर्स्ट एड का सामान डैशबोर्ड में मुंतकिल करते उसके हाथ थमे थे। वो क्या सोच रही थी, उसे अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। आपको लगता है कि मैं कभी आप पर गुस्सा कर सकूँगा? उसकी आंखों में झांक कर कहता वो उसे फिर से लाजवाब होने पर मजबूर कर गया। ज़ोया ने नज़रें झुकाते हुए गर्दन का रुख मोड़ा और निगाहें गोद में धरे हाथों पर जमा दी। मुझे मर्दों के गुस्से से बहुत डर लगता है, वो सर झुकाए बोली थी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो बमुश्किल सुन सका। अपने बाप को गुस्से के आलम में वहशी बनते देखा है मैंने, और उनकी वहशत का निशाना हमेशा मेरी माँ बना करती थी। वो यूँ बोल रही थी गोया खुद से बातें कर रही हो। उसकी ज़िंदगी का वो तारीख पहलू जिसके मुतालिक आज तक नानों से भी बात नहीं कर पाई थी, वो पहलू आज सुल्तान के सामने आया कर रही थी। वो मेरे जहन से बचपन का वो मंजर नहीं जाता जब एक छोटी सी बात पर मेरी माँ को मारा था उस जानवर ने। मैं आज भी उस मंजर को सोचती हूँ तो मेरे वजूद पर लर्जिश तारी हो जाती है। मेरे बाप के चेहरे के वो गुस्से भरे तासुरात और उसके वो दोनों हाथ जो मेरी माँ की गर्दन पर दबाव बढ़ा रहे थे, मेरी माँ की बाहर को उबलती आंखें,
وہ آنکھیں میرے ذہن میں کہیں چھپ سی گئی ہیں، میں چاہ کر بھی وہ سب بھول نہیں سکتی۔ اور یہ اس سے مردوں سے نفرت ہو گئی تھی مجھے۔ بعد میں میرے باپ کے اسی غصے نے میری ماں کی جان لی تھی، اور اس دن ماں کے ساتھ ساتھ میرا باپ بھی میرے لیے مر گیا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ سلطان کو اس کی آواز میں گھلتی نمی محسوس ہوئی تھی۔ میری زندگی میں اب تک 2 ہی مرد آئے ہیں، ایک میرا باپ جس سے مجھے نفرت ہے، اور نفرت کی وجہ ان کا غصہ اور غلط کاریوں میں ملوث ہونا ہے۔ دوسرے مرد تم ہو، جس کی نرم مزاجی، جس کی شائستگی نے مجھے اس کی طرف مائل کیا اور اپنا گھرویدہ کر لیا۔ جو کچھ میں نے آج دیکھا، میں وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ مجھے تمہارا یہی روپ پسند ہے، نرم اور مہربان سا۔ وہ ہتھیلیاں مسلتی کہہ گئی۔ سلطان نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ وہ آج کے اس واقعے سے ڈر گئی تھی۔ سلطان کی اس غصے سے خوف زدہ ہو گئی تھی، جو اس کے اصل غصے کا 1% بھی نہیں تھا۔ اور اگر کبھی سلطان کا اصل روپ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو؟ اس ایئرنگ پر جمے ہاتھوں کی گرفت ایک دم مضبوط ہوئی تھی۔ میں کوشش کروں گا آئندہ اپنے غصے پر قابو رکھنے کی۔ بنا اس کی جانب دیکھے بات مکمل کرتا وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ نانو، بہت پہلے آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ نانا نے آپ سے لو میرج کی تھی، کیا یہ بات سچ ہے؟ اسے گھر آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت ہو رہا تھا، اور چونکہ اسے لیٹ سونے کی عادت تھی، تبھی آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے وہ لاؤنج میں موجود صوفے پر نانو کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ ذہن کے تانے بانے سلطان اور اس کے ساتھ ہونے والی آج کی ملاقات میں ہی الجھے تھے۔ تبھی جانے کیا سوچ کر وہ پوچھ گئی۔ ہاں سچ ہے، نانو کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ اچھا یہ بتائیں، انہوں نے آپ کو پروپوز کیسے کیا تھا؟ جب آپ کو پہلی بار پتہ چلا کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا ری ایکشن کیا تھا؟ ہاتھ میں پہنی واحد رنگ کو گھماتے ہوئے وہ پوچھ گئی۔ نانو نے ایک پل کو کتاب سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ پروپوز مجھے نہیں کیا تھا انہوں نے، سیدھا گھر پروپوزل بھجوایا تھا۔ کسی شادی میں دیکھا تھا مجھے، وہیں پسند کیا اور پھر اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دیا۔ میں تو اسے ارینج میرج ہی سمجھتی تھی۔ نکاح کے بعد پتہ چلا تھا کہ موصوف پسند کرتے تھے مجھے، اور ان کی منشا پر ہی رشتہ ہوا ہے۔ نانو نے اینک درست کرتے ہوئے مختصر لفظوں میں اپنی داستان سنائی۔ جب انہوں نے آپ کو اپنی پسندیدگی کے متعلق بتایا تب آپ نے کس طرح ریئیکٹ کیا تھا؟ زویا کی جانب سے اگلا سوال آیا۔ کیسا رد عمل تھا میرا یہ تو یاد نہیں، ہاں البتہ خوشی ہوئی تھی، تفاخر کا احساس ہوا تھا۔ چاہے جانا کسے اچھا نہیں لگتا، وہ زیادہ سے لہجے میں جواب دے گئیں۔ زویا ان کی بات پر خاموش ہوئی، ذہن اپنے اور سلطان کی پہلی ملاقات سے لے کر پروپوزل تک کے لمحات کو ہی دہرا رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اینک کے پیچھے سے بغور اس کے چہرے کے ہر تاثر کو جانچتے ہوئے نانو نے سوال کیا۔ کس کا؟ ان کے سوال پر زویا نے کھوئی کھوئی سے انداز میں پوچھا۔ جس کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا رہی ہو اور چہرے پر شرم کی سرخی چھائی ہوئی ہے۔ انہوں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے نگاہیں کتاب پر جمائیں۔ البتہ توجہ کا مرکز زویا ہی تھی، جو ان کی بات پر چونکتی خیالوں کی وادی سے نکلی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، ساتھ رخ موڑ کر ان کی پرکھتی ہوئی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ تم مجھے آج کچھ بتانے والی تھی شاید۔ گھڑی پر نظر ڈالو ذرا، آج کا دن گزرنے میں صرف 1.25 گھنٹہ باقی ہے، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی۔ ساتھ ہی کتاب کا صفحہ پلٹا۔ ان کی بات سنتی زویا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں نانو کچھ بتانا تو ہے، لیکن نروس سی انداز میں انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ نانو نے کتاب نیچے رکھتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ محبت کرنے لگی ہو کسی سے؟ اس کے چہرے سے دل تک رسائی کرتے ہوئے انہوں نے اس کی مشکل آسان کی۔ زویا نے ٹھڑک کر انہیں دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اٹک کر کہتی وہ بمشکل پوچھ سکی۔ اس کے سوال پر نانو مبہم سے انداز میں مسکرائیں۔
तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ मैं। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे बदले हुए अंदाज और अतवार मुझे चौंकाएंगे नहीं? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, आँखों की चमक, खोया खोया अंदाज और फिर मुझसे मोहब्बत के मुतालिक सवालात। क्या ये सब काफ़ी नहीं थे मुझे बताने के लिए कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, जिसका दिल किसी के नाम पर धड़कने लगा है? उसकी थोड़ी तले हथेली रखते हुए उन्होंने उसका सर ऊंचा किया। अगर आप सब जानती थी तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? इस्तफसार क्यों नहीं किया? ज़ोया ने शिकायती निगाहों से उन्हें देखा। क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि हर बात मुझसे बिला झिझक शेयर करने वाली मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे कब तक शेयर करती है। उनके लहजे में मोहब्बत और शफ़क़त पनहा थी। उनकी बात पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई। मैं आपको बताना चाहती थी नानो, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर लगता था कि आप नाराज़ हो जाएंगी। वो उनके हाथ थामती कहने लगी, यकीन करें मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब उसके लिए मेरे जज्बात बदल गए, मुझे अभी तक ना हो सका। लेकिन आप फ़िक्र मत करें, मोहब्बत बेशक बेख्तियारी में हुई है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का हर फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार आपको ही होगा। आप एक बार उससे मिल लें, फिर जो आप कहेंगी मैं वही करूँगी। इनफैक्ट रूहान तो कब से इसरार कर रहा था कि मैं उससे आपसे मिल पाऊँ, लेकिन अजीब सा खौफ हावी था मुझ पर, तभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकी। नानो, आप सच सच बताएं, आप खफा तो नहीं है ना मुझसे? वो निगाहों में उनकी खफगी का खौफ लिए उन्हें देख रही थी। मैं नाराज़ क्यों होंगी मेरी बच्ची? एक अरसे के बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पर खुशी की झलक देखी है, वो सुकून और इत्मीनान देखा है जो कभी बचपन में तुम्हारे वजूद का खासा हुआ करता था। दरमियान के कुछ साल तुम्हारा बचपन और ज़िंदगी के सारे रंग छीन कर तुम्हें संजीदगी की चादर उड़ाते तुम्हारी उम्र से बहुत बड़ा कर गए थे। लेकिन अब फिर से मुझे तुम में बचपन वाली हंसी मुस्कुराती ज़ोया दिखाई देने लगी है। फिर मेरे नाराज़ होने की कोई वजह बनती है? बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने तुम्हारी ज़िंदगी के सभी दिलकश रंग तुम्हें वापस लौटाए, तुम्हें हंसना और अपने लिए जीना सिखाया। वो नरम लहजे में कहती उसके सारे खदशात दूर कर गईं। थैंक यू सो मच नानो, यार आप दुनिया की बेस्ट नानो हैं। जितनी अच्छी तरह आप मुझे समझती हैं, सगी माँ भी इतना ख्याल नहीं कर सकती। फर्दे जज्बात से कहती वो उनके गले लगती, उनके गिर्द बाहें फैला गई। बेस्ट नानो तो मैं वाकई हूँ। अब अपनी बेस्ट नानो का हुक्म मानो और जल्द अज जल्द उसे घर पर इनवाइट करो। भाई अच्छा थोड़ी लगता है रोज़ तुम उसे बिल्डिंग के दरवाजे से वापस भेज देती हो। उनके हल्के फुल्के अंदाज में कहने पर ज़ोया का मुंह खुला। आप ये बात भी जानती हैं? आंखें हैरत और बेयकीनी के आलम में फैलाए वो उन्हें देखने लगी। कहा तो है, तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ मैं। उसके चेहरे के शौक भरे तासुरात को एंजॉय करते हुए वो किताब वापस थाम गई। आई कांट बिलीव नानो, सब कुछ जानती थी आप और मैं ख्वामोखा के गिल्ट में मुब्तला रही। अब तक क्या आपसे ये सब छुपा रही हूँ मैं? वो खफा से अंदाज में उन्हें देखती कह गई। अब पिछली बातों को छोड़ो और आगे का सोचो। कब बुला रही हो उसे घर? नानो मुद्दे पर आई। परसों का प्लान कर लेते हैं। परसों डिनर नहीं, डिनर टाइम में तो मुझे कैफ़े में होना है ड्यूटी पर। परसों लंच टाइम का कह दूंगी उसे। ज़ोया ने फटाफट प्लान तरतीब दिया। ठीक है, उसकी पसंदीदा डिशेस भी पूछे ना फिर। पहली बार घर आएगा तो इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए ना। नानो की बात पर वो सर हिला गई। दिल था कि खुशी से पागल हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नानो को बताना और उन्हें मनाना इतना आसान साबित होगा। ज़िंदगी एकदम बेहद खूबसूरत लगने लगी थी उसे। आयज़ा ने सच कहा था शायद। इतना अरसा तकलीफ़ों और अज़ियतों को झेलते हुए अब शायद ज़िंदगी को उस पर रहम आ गया था। तभी उसकी झोली में खुशियों के चंद सिक्के डालने का फैसला किया गया था। लेकिन कौन जाने खुशियों भरे इन लम्हात की उम्र कितनी लंबी थी और आने वाला वक्त अपने दामन में उसके लिए क्या लाने वाला था। अगले रोज़ वो वॉक कर कर वापस आया था जब कुरैशी के अपने घर आने की इत्तला मिली।
तुम जाकर नाश्ता टेबल पर लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। टॉवल से पसीना खुश्क करता वो मुलाजिम से कहकर खुद अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। गुड मॉर्निंग। जब तक वो फ्रेश होकर आया, नाश्ता लग चुका था। डाइनिंग टेबल पर बैठा कुरैशी फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करता उसी का मुंतज़िर था। मॉर्निंग। कुरैशी ने फ़ोन से निगाहें हटाकर बगौर उसके वजूद को देखा, जिसका खिला खिला चेहरा कुछ अनोखी दास्तानें सुना रहा था। आप कब आई यूएस से? कुर्सी संभालता वो उनकी जानिब मुतवज्जह हुआ। साथ ही एक जानिब हाथ बांध कर खड़े मुलाजिम को वहाँ से जाने का इशारा करता वो फ्रेश जूस ग्लास में उंडेलता ग्लास कुरैशी के सामने रख गया। रात में ही वापसी हुई है, पहली मुलाकात तुमसे ही हो रही है। काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तो सोचा आज की सुबह तुम्हारे दीदार से ही खुशगवार की जाए। ग्लास उठाकर जूस के घूंट लेते हुए कुरैशी ने बगौर सुल्तान के बाएं हाथ में पहनी अंगूठी को देखा था। काशिफ नहीं मिला था आपको सुबह खुशगवार करने के लिए? आमलेट का टुकड़ा मुंह में रखते हुए सुल्तान ने पुरमज़ा अंदाज इख्तियार किया। उसे दोपहर से पहले तक होश ही कहाँ होता है। रातें क्लब्स और पार्टीज़ में गुजारता है और दिन सोने में। ना उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है और ना सलीका। कुरैशी के लहजे में हमेशा की तरह काशिफ के लिए तासुफ ही था। सुल्तान हंकारा भर कर खामोश हो गया कि काशिफ के मुतालिक वो कम ही बात करता था। मैंने सुना है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की आ चुकी है। निगाहें उसकी रिंग पर कंधा जेड और आर के हरूफ पर जमाए कुरैशी ने सरसरी सा लहजा अपनाते हुए सवाल किया। छुरी कांटे का इस्तेमाल करते सुल्तान के हाथ एक पल को थमे। निगाहों ने बेसाख्ता हाथ की अंगूठी तक का सफ़र किया था। जहन में कल रात का मंजर उभरा था जब जोया ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे वो रिंग दी थी। तुम्हारी दी गई रिंग से जैसी कीमती ना सही, लेकिन मेरी हैसियत के मुताबिक है ये रिंग, जिससे मेरे दिली जज्बात वाबस्ता हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरह तुम्हारी पहनाई गई रिंग मुझे हर पल तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, वैसे ही ये रिंग भी हमवक्त तुम्हारे वजूद का हिस्सा बनी रहे, ताकि मेरा एहसास हर पल तुम्हारे साथ हो। जोया के कहे गए अल्फाज उसे अब भी हर्फ बहर्फ याद थे। सुल्तान ने आँच देती निगाहें रिंग पर जमाए उस पर कंधा हुरूफ पर उंगली फेरी जहाँ जेड और आर के दरमियान दिल बना था। ये छोटी सी रिंग अपने अंदर उनकी मोहब्बत की दास्तां समाये हुए थी। सुल्तान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर बिखरे दिलकश रंगों को देखता कुरैशी उसे फिर से मुखातिब कर गया। सुल्तान ज़रा सा चौंका। हाँ, ठीक सुना है आपने। इस बार उनकी बात की तरदीद या तस्दीक किए बगैर वो एतराफ़ कर गया था। कुरैशी के चेहरे के अज़लात एकदम तन से गए। उसके हवाले से किसी भी तरह के जज्बात को अपने दिल में जगह देने से कबल ये बात अच्छी तरह समझ लो सुल्तान कि और एजाज़ सिर्फ दिल बहलाने की चीज़ है, जिसे फ़कत टाइम पास करने के लिए। वो कोई चीज़ नहीं है और ना ही मेरे लिए टाइम पास का ज़रिया है। दुरुस्त लहजे में कहता वो कुरैशी की बात काट गया था, जबकि यूं टोक दिए जाने पर कुरैशी के चेहरे पर नागवारियत झलकी। आर यू सीरियस? ये तुम कह रहे हो जो सिन्फ़े नाजुक से यूं खार खाता था कि उनसे हाथ तक मिलाने का कायल ना था। कुरैशी उसके जुनून खेज़ लहजे पर दंग रह गया था। वो हुदूद जो मैंने शुरू से अपने लिए बनाई थी वो आज भी अपनी जगह कायम है। मैं आज भी खुद को किसी से हाथ तक मिलाने की इजाज़त नहीं दूंगा सिवाय जोया के, और मैं उसके मामले में आपकी सोच से कहीं ज़्यादा संजीदा हूँ। इनफैक्ट बहुत जल्द उससे शादी करने वाला हूँ। सुल्तान ने दो टोक अंदाज में कहते हुए उन्हें अपने इरादों से आगाह किया। गलती कर रहे हो तुम सुल्तान। औरत सिर्फ नुकसान का बाइस बनती है, धोखा देती है। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। सबक लो मेरी ज़िंदगी से और अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अगर उसका नशा इतना ही सर चढ़कर बोल रहा है तो ठीक है, उसे ले आओ अपनी रिहाइशगाह पर। चंद रातें गुजारो उसके साथ, सारा नशा अपने आप उतर जाएगा। लेकिन शादी का फैसला। कुरैशी की बातों पर सुल्तान ने ज़ोर से छुरियों का कांटा प्लेट में पटका था, जिस पर कुरैशी की ज़बान रुकी। उसने सुल्तान की जानिब देखा था जो मुट्ठियाँ भेजे मुश्किल जब्त कर रहा था। खुशकिस्मती है आपकी कि ये अल्फाज आपके मुंह से निकले हैं और आप मेरे मोहसिन हैं, इसलिए दरगुजर कर रहा हूँ। लेकिन ये पहली और आखिरी बार होगा। कोशिश कीजिएगा कि दोबारा जोया का जिक्र इस अंदाज से मत करें, वरना मुझे आपसे जुड़ा हर रिश्ता भूलना पड़ेगा। चबा चबा कर हर लफ्ज़ कहता वो जोया के लिए अपनी दीवानगी और जुनून की शिद्दत उन पर जाहिर कर गया था।
قریشی کتنے ہی پل خاموش مگر گہری نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ سامنے بیٹھا شخص وہ سلطان نہیں تھا جسے وہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ یہ تو کوئی سربھرا عاشق تھا جو محبوب کی خاطر جان دے بھی سکتا تھا اور جان لے بھی سکتا تھا۔ اس پتھر دل سلطان کے وجود میں محبت نامی کوپل پھوٹ کر جانے کب تناور درخت بن گئی تھی اور وہ بھی خبر ہی رہ گئے تھے۔ آلرائٹ، اس لڑکی کے لیے تمہارے جذبات کس نوعیت کے اور کتنی گہرائی لیے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا، اور نہ مجھے یہ جاننے میں انٹرسٹ ہے۔ تمہیں اس سے جو بھی رشتہ رکھنا ہے رکھو، لیکن ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، اس لڑکی کو فقط اپنی زندگی تک محدود رکھنا۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان اس کی مداخلت پسند نہیں کروں گا، اور نہ ہی وہ لڑکی کبھی ہمارے دھندے کے درمیان آنی چاہیے۔ گاٹ دیٹ؟ قریشی نے لب بھیجتے ہوئے وارن کیا تھا۔ نہیں آئے گی، وہ کبھی ہمارے دھندے کے درمیان نہیں آئے گی، اس چیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں، سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہتا وہ ضمانت دینے تک کو تیار تھا۔ ٹھیک ہے، شام میں عباس کے ساتھ ایک اہم ڈیل ہے جس میں تمہارا ہونا ضروری ہے۔ ایڈریس ٹیکسٹ کر دوں گا، ٹائم پر پہنچ جانا۔ نیپکن سے ہاتھ پوچھتا قریشی کرسی کھسکاتا اپنی جگہ سے اٹھا، پھر اس کا کندھا دھپکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جی دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیا رخ لیتا نظر آتی ہے۔ ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا، اور آپ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔